नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th चैप्टर सेकेंड जो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोवियत यूनियन कैसे टूटा, वाई सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, वाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए एंड उसके बाद वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए। पिछले चैप्टर में हमने बाइपोलैरिटी का मतलब देखा था। एक बार दोबारा से रिव्यू करते हैं बाइपोलैरिटी होता क्या है। अगर बायपोलैरिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन देखी जाए तो वो यही होगी, बायपोलैरिटी इज व्हेन मोस्ट ऑफ द कल्चरल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस इज हेल्ड बिटवीन टू स्टेट्स। इन सिंपल, जब पूरे वर्ल्ड पे दो कंट्रीज का दबदबा होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो हम उसको बायपोलैरिटी बोलते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बर्लिन वॉल के साथ। बर्लिन वॉल को कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था। वो एक सिंबल था कोल्ड वॉर का। वो एक सिंबल था जो रिप्रेजेंट करता था कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमीज जो हैं वो कैसे अलग हैं एक दूसरे से। बट 1989 में उसको तोड़ दिया गया था लोगों द्वारा। वहीं से स्टार्ट होती है कोलैप्स होना, वहीं से स्टार्ट होता है यूएसएसआर का कोलैप्स। उस इवेंट के बाद धीरे धीरे चेन ऑफ इवेंट्स होते गए, जिससे यूएसएसआर धीरे धीरे बाद में जाके डिसइंटीग्रेट हो गया। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। So, the Berlin Wall symbolized the division between the capitalist and the communist world. It was built in 1961 to separate East Berlin from the West Berlin. यहाँ पे बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है अब, तो उस टाइम पे जर्मनी दो हुआ करते थे, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी जो था वो रिप्रेजेंट करता था कम्युनिज्म को, यानी सोशलिज्म को, एंड जो वेस्ट जर्मनी था वो रिप्रेजेंट करता था कैपिटलिज्म। तो बट बाद में नवंबर 1989 में लोगों ने इसको तोड़ दिया और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। यहीं से शुरुआत हुई थी यूएसएसआर के कोलैप्स होने की, और यहीं से शुरुआत हुई थी कम्युनिस्ट ब्लॉक, सेकेंड वर्ल्ड की कंट्रीज़ का एंड होना। पिछली वीडियो में हमने सेकेंड वर्ल्ड, कम्युनिज्म, सोशलिज्म ये सब डिटेल में पढ़ा है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार पिछली वीडियो देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। आखिर सोवियत ऐसा कौन सा सिस्टम फॉलो करती थी, उनके सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी। तो हम देखते हैं सोवियत यूनियन जो कि यूएसएसआर, उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। वो स्टैब्लिश होना शुरू हुआ था 1970 से, जब रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये सब हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, तो इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम बस इतना समझेंगे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से क्या हुआ था। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से रशिया में सोशलिज्म स्टैब्लिश हुआ था, जो कि कैपिटलिज्म के अपोज में था, उसके खिलाफ था। सोशलिज्म हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। सोशलिज्म में मेनली यही था कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट ओन्ड थी और पूरी सोसाइटी कलेक्टिव रहती थी, यानी सारे एसेट्स गवर्नमेंट के थे। आप प्रोडक्शन करिए, गवर्नमेंट उसको लेगी, उसके बाद वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी इक्वली। ये वर्ल्ड में पहली बार इतना बड़ा कोई अटेम्प्ट था प्राइवेट प्रॉपर्टी के सिस्टम को एबॉलिश करने का, और एक ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश करने का जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, इसमें सारे लोग इक्वल हो, कोई रिच नहीं होगा, कोई पुअर नहीं होगा। वहाँ पे हर चीज़ का हेड स्टेट होगी, यानी कि गवर्नमेंट होगी। वहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती थी। वहाँ पे कुछ भी बिना गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं होता था। इकनॉमी भी जो थी वो गवर्नमेंट कंट्रोल थी। कैसे इकनॉमी प्लान की जाएगी वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। अब सोवियत यूनियन में वो कंट्रीज़ थी जिनको रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मनी से फ्रीडम दिलवाई थी, उनको लिबरेट करवाया था। तो वो कंट्रीज़ जब लिबरेट हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उन्होंने यूएसएसआर का साथ दिया और वो यूएसएसआर में ज्वाइन हो गई थी। वो भी यूएसएसआर का हिस्सा बन गई थी और उन्होंने अपनी इकनॉमी को सोशलिज्म पे बेस कर लिया था। बट कुछ कंट्रीज़ ने अपनी इकनॉमी को कैपिटलिज्म पे बेस किया था, यूएसओ को फॉलो करके। और वो कंट्रीज़ जिन्होंने यूएसएसआर को फॉलो किया था उनको हम सेकेंड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक। और इन सारी कंट्रीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट हो रखा था जिससे वो एक दूसरे से जुड़ रखे थे, उसको हम बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो एक्चुअली पोलैंड की कैपिटल थी, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में।
सो एक बार मैप देखते हैं यहाँ पे उस टाइम की जो सेकेंड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनका। जहाँ पे है रशिया, रशियन फेडरेशन। उस टाइम पे सारी कंट्रीज़ जो हैं वो यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी। इसमें मैंने वो कंट्रीज़ शो नहीं की हैं जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो थी, कज़ाकिस्तान, ये सारी, लेकिन वो भी उस समय यूएसएसआर की पार्ट हिस्सा थी। तो यहाँ पे हमारा पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल थी वॉर्सो, जहाँ पे वॉर्सो पैक्ट हुआ था। और ये सारी कंट्रीज़ है यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, हंगरी, ये सारी उस टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट थी। अब यूएसएसआर डेवलप तो था, सारी कंट्रीज से यूएसएसआर डेवलप था, बट यूएसए से नहीं था। यूएसए हमेशा उससे कुछ कदम आगे रहता था डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में। यूएसएसआर के पास कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी था। उनके पास एनर्जी रिसोर्सेज थे, आयरन था, स्टील था, ऑयल था। उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। हर चीज़ गवर्नमेंट ओन्ड थी। तो गवर्नमेंट ने जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन पे सब्सिडीज़ भी दे रखी थी। जैसे हेल्थ पे, एजुकेशन पे, चाइल्ड केयर पे, वहाँ पे सब्सिडीज़ दी जाती थी। जैसे आज हम गैस पे और इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी लेते हैं, तो उस टाइम पे इन सब चीज़ों पे सब्सिडीज़ दी जाती थी, गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। मेन पॉइंट सोशलिज्म का यहाँ पे दिया हुआ है। जो लैंड था और जितने भी प्रोडक्टिव एसेट्स थे वो सारे गवर्नमेंट कंट्रोल थे। सोवियत स्टेट उनको ओन करती थी और कंट्रोल करती थी, जो भी प्रोडक्शन होगी सब कुछ। बट कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं था। कैपिटलिज्म में प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे आज हम हर एक इंडिविजुअल के पास अपना अपना लैंड होता है, वो उस पर कुछ भी प्रोडक्शन करे, कुछ भी अर्निंग करे, वो उसके हाथ में होता है। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। सोवियत यूनियन में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। उनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो काफ़ी अथॉरिटेरियन बन गई थी। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट एक तरह से गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, जैसे डेमोक्रेसी होता है, मोनार्की होता है। से अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी एक तरह से बोल सकते हैं, एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करती है और लोगों को गवर्नमेंट की अथॉरिटी को फॉलो करना होता है, ओबे करना होता है ज़बरदस्ती। एक तरह से इसको हम डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं। सो वहाँ पे लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच था। वहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। सोवियत यूनियन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स होने चाहिए थे वहाँ पे। बट रिफॉर्म्स होते कैसे, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ वन पार्टी सिस्टम था और सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, सारे इंस्टीट्यूशन। कोई अपोजिशन वहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकती थी, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं आ सकती थी। सिर्फ सिंगल पार्टी रूल था। जैसे आज चाइना में सिंगल पार्टी रूल है, वैसे ही वहाँ पे सिंगल पार्टी रूल था। उस टाइम पे यूएसएसआर में टोटल 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स थे, यानी 15 डिफरेंट कंट्रीज थी। बट उनमें मेन हेड रशिया था। हर चीज़ में रशिया डोमिनेट करता था। तो जो छोटी कंट्रीज थी उनको लगता था कि रशिया हमको सप्रेस कर रहा है, हमको निगलेक्ट कर रहा है। हमारे रीजन में वो ज़्यादा डेवलपमेंट ना करके अपने रीजन में ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे एक शुरुआत होना, एक बेस बनना तैयार हो गया था डिसइंटीग्रेशन का, जिसके बाद में 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। इसी के साथ साथ सोवियत यूनियन में और यूएसए में आर्म्स रेस भी चल रही थी। मीन्स उस टाइम पे कौन सी कंट्री ज़्यादा पावरफुल है वेपन्स वगैरह में, मिलिट्री में। तो एक आर्म्स रेस चल रही थी, किसके पास ज़्यादा वेपन्स है और अच्छे वेपन्स हैं। वो दोनों न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लग गए थे, किसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो रशिया उसमें काफ़ी मुश्किल से कॉम्पिटिट कर ले रहा था यूएसए के साथ। कॉम्पिटिट इसलिए कर रहा था क्योंकि सारे अपने पैसे उसी में लगा देता था, अपने स्पेस प्रोग्राम्स में, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में, जबकि उसको डेवलपमेंट में लगाना चाहिए था सारा पैसा। बट यूएसएसआर को पता था कि वो टेक्नोलॉजी में और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में यूएसए के पीछे है, काफ़ी लैग कर रहा है वो यूएसए से। उसको अपने लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करना चाहिए था, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। और 1979 में उसने अफ़गानिस्तान पे इन्वेजन भी किया था, यानी अटैक कर दिया था। तो उसकी वजह से वो और वीक हो गया था, उसका सिस्टम और ज़्यादा वीक होते गया। प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिरने लग गई थी, टेक्नोलॉजी तो वैसे ही पीछे उनकी थी ही। धीरे धीरे कंज्यूमर जो गुड्स हैं उनमें शॉर्टेज आने लग गई। जो एसेंशियल गुड्स होते हैं कंज्यूमर के, उनमें कमी आने लग गई, ब्रेड वगैरह ख़त्म होने। अब हम पढ़ेंगे मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। मिखाइल गोर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। कैसे मिखाइल गोर्बाचोव के टाइम पे डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का।
मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में अपनी जो पार्टी थी उनकी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके जनरल सेक्रेटरी बने थे। तो उस टाइम पे जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता था वही कंट्री का प्रेसिडेंट बनता था। तो मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बन गए थे। अब उनको ये तो पता था कि यूएसएसआर में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं, क्योंकि उनको पता था कि हम लैग कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से। वो हमसे आगे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है और हम पीछे रह गए हैं अभी भी। उनको पता चल गया था कि अब सिस्टम को डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे डेमोक्रेसी लाने की ज़रूरत है, सोशलिज्म को हटाने की ज़रूरत है। बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट हुआ। जो कंट्रीज़ जो कि ईस्ट यूरोप में थी, जो यूएसएसआर में ईस्टर्न एरियाज़ में जो कंट्रीज़ थी, जैसे ये पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, लाटविया, इन सब में धीरे धीरे रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो गया, प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए कि भाई अब क्यों डेमोक्रेटाइज करने की क्यों ज़रूरत है, सोशलिज्म को ही हम आगे फॉलो करते हैं। बट गोरबाचोव ने क्या किया, उसने वहाँ पे दखल अंदाजी नहीं दी, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको होने दिया, बीच में इंटरवेन नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ते गए, डिस्टर्बेंसेस होने लग गए और कम्युनिस्ट रिजाइम जो है वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लग गया। और यहीं से डिसइंटीग्रेशन ने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली थी। गोरबाचोव ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जो पॉलिसीज़ है उसको इनिशिएट कर दिया था, कंट्री को डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया था। तो अब वो बीच में फंस गए। बीच में इसलिए फंस गए क्योंकि उनके खुद के पार्टी मेंबर्स ने उनका अपोजिशन करना शुरू कर दिया था। तो एक तरह से एक टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी, जैसे एक तरफ पीपल थे और एक तरफ पार्टी मेंबर्स थे, और बीच में मिखाइल गोर्बाचोव फंस गए थे टग ऑफ वॉर में कि अगर वो सिस्टम को डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, तो पीपल दुखी हो जाएंगे, लोग वहाँ के दुखी हो जाएंगे, और अगर लाएंगे तो उनके खुद के पार्टी मेंबर्स उनसे दुखी हो जाएंगे। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिफॉर्म्स इनिशिएट कर दिए, पॉलिसीज़ लाई उन्होंने, वो पॉलिसीज़ जिससे यूएसएसआर आगे बढ़ सके। बट अब इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि 1991 में एक कूप हुआ, तख्ता पलट हो गया कि इनको हटाओ भाई प्रेसिडेंट से, अब हम वहाँ पे प्रेसिडेंट बनेंगे। जो पार्टी के सीनियर मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि अब हम प्रेसिडेंट बनेंगे, इनको हटाओ, क्योंकि उनकी पोजीशन चली जाती है। अगर सिस्टम डेमोक्रेसी वहाँ पे आ जाएगी तो लोग इलेक्ट करना शुरू कर देंगे और उन सब की पोजीशन चली जाएगी, इसलिए उन्होंने बोला कि इनको हटाओ वहाँ से, मिखाइल गोर्बाचोव को, अब प्रेसिडेंट हम बनेंगे। तो 1991 में वहाँ पे कूप हुआ था। उस कूप को हम बोलते हैं अगस्त कूप। ये काफ़ी फेमस है, अगस्त कूप के नाम से हम इसको जानते हैं। अब अगस्त कूप तो इसीलिए हुआ था क्योंकि जो उनके खुद के पार्टी मेंबर्स हैं वो अपोज करते थे मिखाइल गोर्बाचोव के रिफॉर्म प्रोग्राम को। ये कूप सिर्फ 2 दिन चला। ये कूप एक तरह से बोल सकते हैं फेल हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव दोबारा पावर में आ गए, बट उनको पता था कि पार्टी खुश नहीं है, लोग भी खुश नहीं है, तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब रिज़ाइन करते ही 21 अगस्त को बोरिस येल्सिन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए अब इलेक्शन के तहत बोरिस येल्सिन, सारे लोगों ने वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट बोरिस येल्सिन को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया। वो वहाँ पे इलेक्शन जीत गए और 1991 में अगस्त में वो जीते इलेक्शन, और 1991 दिसंबर में बोरिस येल्सिन के ही लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, जो उस टाइम पे 3 रिपब्लिक्स थी, 3 मेजर कंट्रीज थी यूएसएसआर में, उन तीनों ने मिलके डिक्लेयर कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि आज से यूएसएसआर डिसबैंड किया जाता है, आज से सोवियत यूनियन को ख़त्म किया जाता है। और जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, उसको भी वहाँ पे बैन कर दिया गया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया गया, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़, जो यूएस की पॉलिसी थी कैपिटलिज्म की, इकोनॉमिक सिस्टम की, उसको अडॉप्ट कर लिया गया, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया गया, सोशलिज्म और कम्युनिज्म को हटा दिया गया। तो जितनी भी पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स बने उन सब में डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इस्टेब्लिश हो गया बोरिस येल्सिन के लीडरशिप में। और बाद में यही कंटिन्यू रहते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं इनको, यूएसएसआर के, सॉरी। सो वहीं से स्टार्ट होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। उस टाइम पे फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स,
जो उस टाइम पे जो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई उनके साथ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उसमें बाद में धीरे धीरे कंट्रीज़ जुड़ते गई। जैसे जो उस टाइम पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी उनको भी उसमें जोड़ लिया गया। अब जो रशिया को एज अ सक्सेसर माना गया, सोवियत यूनियन का सक्सेसर रशिया को माना, क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री वही थी, सब कुछ कंट्रोल वही करती थी। तो जो यूएन काउंसिल जो होती है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जो परमानेंट सीट्स है 5 मेंबर्स की, उसमें जो सोवियत यूनियन की जो सीट थी वो रशिया को दे दी गई। रशिया इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब जितनी भी ट्रीटीज़ थी, सोवियत यूनियन ने जो ट्रीटीज़ कर रखी थी एक अलग अलग कंट्रीज से, रशिया ने उन सबको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, सोवियत यूनियन ने की थी तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी सारी ट्रीटी, हम इन ट्रीटीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे, इन समझौतों को आगे कंटिन्यू रखेंगे। सो वहीं से सोवियत यूनियन डेड हो गया और उसको बरी कर दिया गया, यानी दफना दिया गया। द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज डेड एंड इट वॉज बरीड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आखिर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ क्यों। सोवियत यूनियन एक मेजर पावर था, सुपर पावर था वर्ल्ड का, सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी वर्ल्ड की, उसके बाद भी वो डिसइंटीग्रेट कैसे हो गई। रिफॉर्म्स तो ला दिए उसने, रिफॉर्म्स उसको पता चल गई थी कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी रिफॉर्म्स के बाद भी आखिर डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों सोवियत यूनियन का। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हर एक पॉइंट दिए गए हैं, जैसे इंटरनल वीकनेस, एस्पिरेशन ऑफ पीपल, कंज्यूमर शॉर्टेज। ये सारे पॉइंट्स को हम एक पॉइंट्स के रूप में टेबल में बना के इसको हम डिस्कस करेंगे। सो टोटल यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर क्या थे, तो आप इन 7 पॉइंट्स को लिख सकते हैं और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पहला पॉइंट है हमारा इंटरनल वीकनेस ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जो उसके इंस्टीट्यूशन थे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, उनमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी, उनका बेस ही वीक था, क्योंकि सोशलिज्म को बहुत वीक पॉलिसी, वीक सिस्टम माना जाता है। वो कैपिटलिज्म से कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा था सोशलिज्म। अब सोशलिज्म में क्या था, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म काफ़ी हद तक सेम है, 99% सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसमें ये था कि जो भी एसेट्स हैं सारे गवर्नमेंट ओन करती थी। तो अगर गवर्नमेंट ओन करेगी और इक्वालिटी थी, कोई भी रिच नहीं होगा, कोई भी पुअर नहीं होगा, तो सोसाइटी फॉर्मेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन फॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इसको सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। वहाँ पे कैसे शॉर्टेज होने लगी कंज्यूमर गुड्स की। तब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सोवियत यूनियन में क्या था कि जैसे सब में सारा जो लैंड था वो गवर्नमेंट ओन था, स्टेट ओन था। वो स्टेट क्या करता था, लैंड को सारे लोगों के बीच में बांट देता था इक्वली, सबको इक्वल इक्वल लैंड दे देता था और बोलता था आप सारे इसमें प्रोडक्शन करिए और जो भी प्रोडक्शन होगा वो हम ले लेंगे और जिसको सेल करके मार्केट में जितना भी इनकम आएगा वो हम आप सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि अगर हम एग्जांपल ले, जैसे एक क्लास में बोला जाए कि सारे बच्चों को पढ़ाई करनी है और जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद रिज़ल्ट में सबको इक्वल मार्क्स दे दिए जाएंगे चाहे उसने कुछ भी किया हो। तो इससे क्या होगा, जो कम पढ़ने वाले बच्चे वो तो नहीं पढ़ेंगे और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ेंगे, ये सोच के कि हम क्यों पढ़ें जब सबको इक्वल मार्क्स मिल रहे हैं। तो वैसे ही वहाँ पे हुआ, प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लग गया। जो ज़्यादा प्रोडक्शन, जो ज़्यादा मेहनत करते थे, उन्होंने सोचा हम इतनी मेहनत क्यों करें, जब सबको इक्वल ही बांटा जाएगा, सारे रिच, कोई पुअर है नहीं, कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, सारे इक्वल है, तो हम क्यों करें मेहनत। तो इसलिए वहाँ पे धीरे धीरे ये सिस्टम फेल होने लग गया, वहाँ पे इकनॉमी उनकी गिरने लग गई और जितने भी उनके कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी शॉर्टेज होने लग गई, सीरियल्स की, फूड की, वहाँ पे एक शॉर्टेज होने लग गई। अब थर्ड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस जो सोवियत यूनियन है उसने अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया। सोवियत यूनियन यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल एंड स्पेस प्रोग्राम। ये इन है, यहाँ पे इसको एंड कर लीजिए। जो सोवियत यूनियन है
उसने जितना भी प्रोडक्शन से इनकम होती थी उस इनकम को यूज़ कर लिया, क्योंकि उसको यूएसए से कॉम्पिटिट करना था, उसको एक सुपर पावर बना रहना था। तो उसको अपना वेपन्स नए नए बनाने पड़ते थे। स्पेस प्रोग्राम, उस टाइम पे स्पेस रेस चल रही थी, कौन स्पेस में पहले जाएगा, कौन मून पे पहले जाएगा। तो इसलिए जो जितनी भी इनकम उनकी होती थी, अपने सारे रिसोर्सेज को सारे यूज़ करने लग जाते थे फुल कैपेसिटी पे। तो यूएसएसआर ने अपनी सारी कैपेसिटी यूज़ कर ली, और सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद वो स्पेस प्रोग्राम्स और अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लग गया था। वो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, वो लोगों की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा था, वो सारा यूज़ कर ले रहा था मनी किसमें, मिलिट्री डेवलपमेंट में, अपने मिलिट्री को आगे बढ़ाने में। अब फोर्थ पॉइंट ये है, जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है वो अवेयर हो गया। इकोनॉमिक जो टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल वहाँ पे एडवांसमेंट हो रही थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे ब्रिटेन में, फ्रांस में, यूएसए में जो डेवलपमेंट हो रही थी, लोगों को धीरे धीरे पता चलने लग गया कि क्या हो रहा है वहाँ पे, वो कैसे इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके सिस्टम तो हमारे सिस्टम से अच्छा है। तो इसलिए लोग ने धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। सो वहाँ पे धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था यूएसएसआर का। अब इस सिस्टम में काफ़ी करप्शन भी था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी भी थी। हमारा अगला पॉइंट यही है, रैम्पेंट करप्शन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी थी, गवर्नमेंट थी, वो सेंट्रल थी, तो कोई वो नहीं था कि चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट का डेवलपमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट है, वही हेड है, वही सब कुछ कर रहा है। तो वो जो अपने एरिया में है वो सिर्फ वहीं पे डेवलपमेंट करेगा, बाकी एरियाज़ में तो डेवलपमेंट करेगा ही नहीं। वहाँ पे काफ़ी करप्शन भी थे कि प्रेसिडेंट काफ़ी टाइम तक रहता था, कोई इलेक्शन नहीं होता था। सारे लोग जो वहाँ पे स्टेट के मेंबर्स थे, पार्टी के मेंबर्स, वो बहुत रिच हो गए थे। सो लोग समझने लग गए थे कि हमारा सिस्टम जो है वो पूरा फेल है, पूरा फेल हो चुका है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो हमसे आगे है। अब जब रिफॉर्म्स हुए, मिखाइल गोर्बाचोव ने जब रिफॉर्म्स किए, उसके बाद भी लोग अनहैप्पी रह गए, क्योंकि उन्होंने जो होप किया था, उन्होंने जो होप रखी थी कि हमारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनको ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ बेनिफिट नहीं हुआ। और काफ़ी स्लो रिजल्ट्स आए रिफॉर्म्स के बाद, रिजल्ट्स काफ़ी स्लो थे। तो लोगों को लगा कि रिफॉर्म करने से भी कुछ फ़ायदा है नहीं, ये पूरा सिस्टम ही गलत है हमारा। और लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जो छोटी कंट्रीज़ है उनको लगने लगा कि हमारा ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उनके अंदर नेशनलिज्म की, वहाँ के लोगों में और वहाँ के गवर्नमेंट में नेशनलिज्म की फीलिंग आने लग गई, और सॉवरेनिटी की फीलिंग आने लगी कि भाई हम अपनी एक खुद की कंट्री बनाएंगे, हम खुद सॉवरन होंगे, वहाँ पे हम खुद रूल करेंगे, हम यूएसएसआर के अंडर में नहीं रहेंगे अब। तो मेनली जो बाल्टिक नेशंस हैं, वहाँ पे एक बाल्टिक सी है, पिछले में हमने मैप में यहाँ पे देखा था, एक बाल्टिक सी है यहाँ पे। तो जो बाल्टिक नेशन है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, यहाँ पे धीरे धीरे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि हम अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बनेंगे। तो यही 7 पॉइंट्स है कैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, क्या कॉजेज़ थे डिसइंटीग्रेशन के यूएसएसआर के। आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, और आगे के पॉइंट्स को अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आपको ये चैप्टर एक बार लाइन वाइज पढ़ना पड़ेगा, हर एक लाइन को खुद से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है ऊपर ऊपर आपको समझाने के लिए, क्या क्या हो रहा था वहाँ पे, कैसे हुआ था। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस चैप्टर की, तो आपको इसको खुद से पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। और अपने पॉइंट्स को ऐसे हाईलाइट करिए, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। जैसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, रैम्पेंट करप्शन था, बेनिफिट नहीं हुआ था, टग ऑफ वॉर में कैसे गोर्बाचोव फंस गए थे, और वहाँ पे धीरे धीरे, अब टग ऑफ वॉर में जब वो फंसे थे तो उन्होंने दोनों साइड से सपोर्ट खो दिया था, और जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उनकी पार्टी ने उनको हटा दिया था, एक कूप हुआ था। और कैसे